Good morning, students. How are you, dear students? So, we start again our revision. जैसा कि हम अपने सिविक्स के टॉपिक पॉलिटिकल पार्टीज पर कंटिन्यू डिस्कशन कर रहे थे और आज जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा और लास्ट जो टॉपिक है इसका दैट इज द चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी कई सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, कोई चैलेंजेस नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टीज को भी कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है जो कि हम ऑर्डिनरी पर्सन्स को भी देखने को मिल जाता है। हम समझ लेते हैं कि भी पॉलिटिकल पार्टीज में रियलिटी के अंदर ये चैलेंजेस होते हैं। ओके, तो वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो या फिर किसी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे फिर वो एक स्टेट लेवल की पार्टी हो, अनऑर्गेनाइज्ड पार्टी हो या फिर नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन करने वाली पार्टी हो, सभी को ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहला जो चैलेंज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे देखते हैं all over the world peoples express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their function। वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है वहां के लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अपना डिससेटिस्फैक्शन शो किया है क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्क से सेटिस्फाई नहीं है। इन दैट रीजन डिससेटिस्फाई होने के कई सारे कारण है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को भी कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं इन पे हम डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहला जो चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी कहने का मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक डेमोक्रेटिक हमें देखने को नहीं मिलती है। कारण है कि जितने भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो टॉप लीडर्स के थ्रू होते हैं, टॉप लीडर्स के थ्रू लिए जाते हैं ऑल डिसीजंस, जिसमें कि जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं ऑर्डिनरी मेंबर्स को तो पता ही नहीं चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जस्ट उनको एक तरह से तब पता चलता है जब डिसीजंस ले लिए जाते हैं। जैसा कि आज तो बहुत बड़ा कह सकते हैं अवेयर का टाइम है, मीडिया हमें बता देती है कि भाई आज इस पर्सन ने ये डिसीजन लिया है, ये पर्सन ने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर काफी सारे मेंबर्स होते हैं और उन मेंबर्स में से सिर्फ टॉप लीडर्स जो होते हैं 8-10 टॉप लीडर्स को ही इसके बारे में इन्फॉर्म होता है। अदरवाइज ऑर्डिनरी मेंबर्स को तो पता ही नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल पार्ट के अंदर क्या कुछ डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। आया समझ में? इन दैट रीजन हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उन्हीं में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म दिखाई नहीं देता है क्योंकि डेमोक्रेसी का तो मतलब क्या होता है भी कोई भी डिसीजन अगर हम लें पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी तो सबसे जो हमारे मेंबर्स होते हैं उन सबसे पहले क्या किया जाए, डिस्कशन किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन दैट रीजन हम इसको हम कहते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है द डायनेस्टिक सक्सेशन। वर्ल्ड की चाहे कोई भी कंट्री हो कोई भी पार्टी हो वहां पर हम देखते हैं कि डायनेस्टिक सक्सेशन को प्रमोट किया जाता है। देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिन्होंने उसको फाउंडेड किया हुआ है उन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक फैमिली विशेष का या फिर हम कह सकते हैं एक फैमिली का या उनके फैमिली मेंबर्स का ही डोमिनेशन होता है। ऑलवेज उसी फैमिली का मेंबर पार्टी का हेड बनता है। कहने का मतलब है जो पार्टी प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है, नॉमिनल होता है, नाम मात्र का इलेक्शन प्रोसीजर होता है और यही कारण है कि एक फैमिली का उसमें डोमिनेशन देखने को मिलता है। चाहे फिर हम किसी भी पार्टी का नाम देख ले एक दो को छोड़कर, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर चाहे कांग्रेस हो उसमें हम देखते हैं कि डोमिनेशन एक ही फैमिली का रहा है, समाजवादी पार्टी हो उसमें भी डोमिनेशन एक का रहा है, हरियाणा के अंदर हम बात कर ले तो इनेलो है, इनेलो के अंदर भी डोमिनेशन किसका रहा है, एक ही फैमिली का रहा है। इन दैट रीजन हम देखते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन के अंदर जिसने उसको फाउंडेड किया है उस फैमिली के मेंबर्स उसके रिश्तेदार को ही ऑलवेज क्या किया जाता है, सक्सेस किया जाता है। क्लियर? और मेजर डिसीजंस भी वही फैमिली मेंबर्स करते हैं। इन दैट रीजन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसके सामने, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कि ऑर्डिनरी पर्सन्स वहां तक पहुंच ही नहीं पाते।
जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं किसी तरह से पॉलिटिकल उसमें आ जाते हैं, विनिंग भी हो जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती जो एक्चुअलिटी के अंदर मिलनी चाहिए, जो डेमोक्रेसी के अंदर होता है कि कोई भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा नहीं होता है। ओके, इन दैट रीजन हम इसको कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। थर्ड पॉइंट जो है मनी एंड मसल पावर। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज में देखा जाता है कि उन्हीं मेंबर्स को अपना वो कैंडिडेट्स बनाती है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो या फिर जिसके पास में मसल पावर हो। सिंपल सी बात है, मनी एंड मसल पावर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? इलेक्शंस के अंदर। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो है सबसे पहले ये देखती है कि वो इलेक्शंस विन कर सके, और इलेक्शंस विन करने के लिए उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। यही कारण है कि वो अपने ऐसे मेंबर्स, ऐसे कैंडिडेट्स को अपना मेंबर्स बनाते हैं जो कि इलेक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सके और साथ में उनके पीछे मसल पावर भी हो। आया समझ में? इन दैट रीजन ये भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि छोटी मोटी पार्टीज को तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल पाती। बड़ी जो पार्टीज होती है, नेशनल लेवल की जो पार्टीज होती हैं, वो छोटी पार्टी के मेंबर्स को डरा धमका के, मसल पावर हो गई, या फिर पहले ही कैंडिडेट सिलेक्शन होने से पहले उनको एडवांस पैसे दे दिए जाते हैं जिससे कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाता है। आया समझ में? इन दैट रीजन इसको हम कहते हैं मनी एंड मसल पावर। अगला जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज द मीनिंगफुल चॉइस फॉर द वोटर्स। हर एक पार्टी के सामने चैलेंज है, और चैलेंज इस वजह से है क्योंकि वोटर्स को कभी मीनिंगफुल चॉइस मिल ही नहीं पाती है। जैसा जो एक वोटर चाहता है, एक अच्छा एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, जो सोसाइटी के लिए कुछ वर्क कर सके, ऐसे पर्सन्स की डिमांड करता है, ऐसे लोगों को चाहता है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो ऑलवेज ऐसे पर्सन को अपना कैंडिडेट बनाती है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, जिसके पास मनी एंड मसल पावर दोनों हो। लेकिन जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, ऑर्डिनरी मेंबर्स को कभी भी पॉलिटिकल के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। इन दैट रीजन पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ये भी बड़ा चैलेंज है कि वो मीनिंगफुल चॉइस वोटर्स को नहीं दे पाती। क्यों नहीं दे पाती? क्योंकि इलेक्शंस विन करने, और इलेक्शंस विन कैसे होते हैं? मनी भी चाहिए, मसल पावर भी चाहिए। आया समझ में? तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 मेजर चैलेंजेस है इसके सामने, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, जिसमें हमने फर्स्ट बताया लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का, सेकंड था डायनेस्टिक सक्सेशन का, थर्ड था मनी एंड मसल पावर, और फोर्थ वन है मीनिंगफुल चॉइस फॉर द वोटर्स। आया समझ में? आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म्ड। हम पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रिफॉर्म्ड कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, इतने जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को देखते हुए हमें पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए? रिफॉर्म्ड करना चाहिए, फिर से उनमें कुछ सुधार करने चाहिए। और इसके लिए कई सारे सजेशंस आए हैं, और सजेशंस हम खुद भी दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजेशंस दिया है, या फिर पार्लियामेंट खुद भी सजेस्ट करता है, और भी कई सारे सजेशंस आते हैं। तो उनमें से कुछ मेजर सजेशंस है जिससे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म्ड कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs and MPs from changing parties. This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers or for cash reward. इसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रावधान किया जाए कि कोई भी विनिंग कैंडिडेट्स, चाहे MLA हो या MP हो, जीतने के बाद में अपनी पार्टी को चेंज ना करे। कई बार क्या होता है, इलेक्शंस तो हम जीत जाते हैं लेकिन हमारी जो पार्टी होती है वो मेजोरिटी में नहीं आती, माइनॉरिटी में आ जाती है। इन दैट रीजन जो लूजर पार्टी के जो विनिंग कैंडिडेट होते हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, कैश रिवार्ड के लिए अपनी पार्टी को छोड़कर उस मेजोरिटी वाली पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उस पार्टी को 1-2 कैंडिडेट चाहिए होते हैं। इन दैट रीजन इसको हम कहते हैं डिफेक्शन। क्या कहते हैं? डिफेक्शन। इसको रोकने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान किया, अमेंडमेंट लाया गया कि हमें एक ऐसा लॉ पास करना चाहिए जिससे कि विनिंग MLAs और MPs पार्टी को चेंज ना कर सके। उसको कहते हैं
एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। क्लियर? सेकंड पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया है मनी एंड मसल पावर को रिड्यूस करने के लिए, कि भाई एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर मनी एक्सपेंस की जानी चाहिए, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं तो पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि एक एमएलए या एमपी एक लिमिटेड अमाउंट में ही पैसा खर्च कर सकता है। अगर उससे ज्यादा करता है तो मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाता है, जिसके ऊपर उसको पनिशमेंट भी मिलती है, सजा भी मिल सकती है। ओके, तो इस सुप्रीम कोर्ट ने भी सजेस्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है। अगला जो थर्ड पॉइंट है, द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट्स नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। इसके अलावा जैसे हमने बताया, सबने सजेशन दिए, इलेक्शन कमीशन ने भी सजेशन दिया, और सजेशन दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो इलेक्शंस होते हैं वो भी रेगुलर होने चाहिए, जिसमें कि हर एक पर्सन को पार्टी के टॉप लेवल पर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने ये भी बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज को फाउंडेड कर लिया जाता है, क्योंकि वो टैक्स फ्री होते हैं। इन दैट रीजन जो उनके पार्टी फंड में मनी आता है उसके ऊपर क्या लगना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को अपना आरटीआर पे करना चाहिए। ये भी सजेशन किसका है? इलेक्शन कमीशन का है। इन सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म्ड कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे सजेशंस आए, नॉर्मल सिटीजन्स ने भी दिए, और उनमें से जो एक सजेशन है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिवन मिनिमम members of number of ticket about 1/3 to women candidates। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। 100% पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म्ड हो सकती है यदि इस स्टेप को लिया जाए, कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज ये मैंडेटरी कर ले कि वो अपने जो टोटल कैंडिडेट्स होते हैं उनमें से 1/3 क्या करेगी? रिजर्व करेगी। और रिजर्व किसके लिए? वुमेन्स के लिए। आया समझ में? कहने का मतलब है 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन्स एवरी पॉलिटिकल पार्टीज। अगला है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्शन हो, इलेक्शन किसके थ्रू हो? स्टेट फंड के थ्रू हो, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज पर बर्डन खत्म हो जाएगा पैसे खर्च करने के लिए। कहने का मतलब गवर्नमेंट जो है, द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। जो इलेक्शन के अंदर खर्चे होते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिटिकल पार्टीज की क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, यदि ऐसा करेंगे तो उनका पैसा कम खर्च होगा, करप्शन कम होगा। ओके, तो ये सब सजेशंस है जिससे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर सकते हैं? रिफॉर्म कर सकते हैं। आया समझ में? तो आई थिंक आपको ये सभी क्वेश्चन जो हमने कराए हैं वो समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर ओवर हो चुका है। और बेटा अभी भी कोई इसमें डाउट हो तो एक बार तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ ही लेंगे। क्वेश्चंस भी हमने पहले ही करा रखा है, क्योंकि ये लेसन तो पहले ही हो चुका था। फिर भी कुछ क्वेश्चंस और हम सेंड कर देंगे। ओके, ठीक है बेटा, तो अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और अपने पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। इसी शुभकामना के साथ में बाय।